डेन लायला के भाई को सजेस्ट करता है कि तुम्हें इस मिशन में शायद हमारे क्लब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि एंशिएंट रूइंस के बारे में सब कुछ जानता है। अब वो अंदर जाते हैं और वहां पर अर्नेस्ट को सब कुछ बताते और वो कहते हैं क्या सच में एक एंशिएंट रूइन है, तुम तो बहुत ही लकी हो, अगर ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई तो तुम्हारा नाम हर जगह फैल जाएगा। और डेन उसे कहता है कि तुम भी यही सोच रहे हो ना, मैं भी यही सोच रहा था। और लायला का भाई उन दोनों की एक्साइटमेंट देखकर सोच रहा होता है कि यार तुम दोनों के अंदर सच में कोई डर नहीं है, मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट को इतना एक्साइटेड होते हुए नहीं देखा है, वो भी एंशिएंट रूइन के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एंशिएंट रूइंस में बहुत सारे खतरे होते होंगे। तो लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरे का काम हो रही है, कोई भी बच्चों का खेल नहीं है। और इसके बाद डीन कहता है कि अगर ये बच्चों का काम नहीं है तो मतलब वहां पर अकेले जाना हैब्रॉक माउंटेन में वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, कभी कभी आपको एक ग्रुप की जरूरत होती है और ये एक अकेले इंसान का काम तो नहीं है। और पीछे लायला भी कहती है कि हाँ भाई, डिलन फैमिली एक्सप्लोरर से भरी हुई है, उनकी फैमिली की स्पेशलिटी है ये, और अगर तुम वहां पर जाते हो और गुम हो जाते हो तो ये बहुत बुरा होगा। और उसका भाई बहुत ही रिलक्टेंटली कहता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन और डेन उसे देखकर सोचता है कि यार इसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम बच्चों को वहां पर लेकर जाना और अकेले वहां पर जाना, दोनों ही चीजें उसके लिए रिस्की हो सकती हैं। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उसने क्या क्या सफर किया होगा, एक एनिमी एम्पायर में जाकर इतने सालों तक घूमना और बस अपनी मदर को ठीक करने के लिए, और ये पता चलना कि उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें कर्स दिया था। कंसिडरिंग कि ये एनिमी नेशन में गया, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेकर आया और सेफली यहाँ तक आ भी गया था, ये क्लियरली कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं है, इसके अंदर स्किल और टेनेसिटी तो है। और उसके बाद उसका भाई अग्री कर लेता और कहता है कि ठीक है तुम भी मेरे साथ चलना, लेकिन ये चीज बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए, हम तीनों के अलावा ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। हम जब उस जर्नी पर जाएंगे उससे पहले और उसके बाद भी ये बात किसी के साथ डिस्कस नहीं होगी। वो तीनों खुश होते और अग्री करते कि हाँ हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और उसके बाद उसका भाई एक बॉक्स निकालता है और लायला के सामने रख देता है और वो पूछती है कि ये क्या है, और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जरा इसे खोलो। और लायला उसकी तरफ एक स्मग स्माइल के साथ देखती है और कहती है क्या तुम मुझे माफ करने के लिए कह रहे हो, मैं सिर्फ एक गिफ्ट से नहीं मानने वाली, तुम इतने सालों तक दूर थे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। और अर्नेस्ट उसकी इस बात को सुनकर कहता है कि लायला सच में बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और डेन कहता है कि भाई पूछ ही मत, बाहर ये इससे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके बाद उस बॉक्स को उठाती और खोलती है और कहती है अगर इसमें कुछ लेम हुआ तो मैं, लेकिन जैसे ही वो खोलती है वहां पर म्यूजिक बजने लग जाता है और दो फिगरीन्स आपस में डांस कर रही होती हैं और उसे ध्यान से देखती है कि ये तो, और उसका भाई कहता है कि तुम और मॉम, ये उस टाइम की तस्वीर है जब यहाँ पर हमारी फैमिली में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने क्राफ्टमैन से ड्रेनिक एम्पायर में कहा था इसे बनाने के लिए, और मैंने इसे ये सोचकर बनाया था जब मॉम बिल्कुल हेल्दी थी और तुम्हारे साथ ऐसे डांस करती थी। और उसके बाद वहां पर एक म्यूजिक प्ले हो रहा होता है और लायला उसे देखती है और उस गिफ्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि लायला बहुत खुश थी, उनकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी, और लायला इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो कहती कि भाई ये बहुत ज्यादा सुंदर है। डीन और अर्नेस्ट भी इसे देखकर थोड़े से स्माइल करने लग जाते क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और लायला अपने भाई को देखकर कहती है कि इस गिफ्ट से देखकर मुझे ये लग रहा है कि मदर दोबारा से हेल्दी हो चुकी हैं, और अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हमारी फैमिली एक बार दोबारा से ऐसी ही खुश मिजाज हंसती खेलती फैमिली हो जाएगी। और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते, अपने भाई को हग करती है और उसे बार बार थैंक यू बोलती है। अर्नेस्ट और डेन इस सीन को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा वार्म फील करते हैं क्योंकि ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था, खासकर एक ऐसी लड़की के लिए जो हमेशा गुस्से में, अग्रेसिव और पावरफुल बनने की चाह में रहती है। उसके बाद हमें वही पार्टी दिखाई जाती है जो कि ड्यूक टर्मियन ने रखी थी, और वो वहां पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर मेन गेस्ट तो है ही नहीं, जिनके लिए पार्टी रखी गई थी वो खुद ही गायब हैं। आखिरकार वो हैं कहां पर? और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर लायला का भाई दोबारा से बाहर आता और वो कहता है कि ठीक है अभी के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं, और हाँ तुम फादर को मत बताना। लेकिन लायला उसे कहती है कि तुम्हें एक बार फादर से मिल लेना चाहिए, और लेकिन वो कहता है कि आई एम सॉरी लायला, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा और मुझे नहीं लगता कि ये फादर से मिलने का सही टाइम है। मैंने तुम्हारे पास अपना कम्युनिकेशन क्रिस्टल कोड छोड़ दिया है, तो अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो।
मैं इस एम्पायर में काफी टाइम तक रहूंगा, तो अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी बात करनी हो तो मुझे कॉल जरूर करना। अब लायला कहती है ठीक है, और उससे केयरफुली वापस जाने के लिए कहती है कि ध्यान से जाना। और उसका भाई कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। और जाते जाते वो लायला को एक बैग और दे देता है। लायला उससे पूछती है कि ये क्या है, और वो कहता है कि ये एक दवाई है, ये मदर को ठीक तो नहीं करेगी लेकिन उनके सिम्टम्स को कम कर देगी। मेक श्योर करना कि मॉम इस मेडिसिन को ले, और हाँ इस बात को सीक्रेट रखना कि ये मेडिसिन मैंने तुम्हें दी है। और लायला कहती कि हाँ मैं जरूर मॉम को ये मेडिसिन दे दूंगी। उसके बाद अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, और अर्नेस्ट और डेन को कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन का ध्यान रखना, जब मैं वापस आऊंगा तब हम माउंटेन्स की तरफ चलेंगे। डेन और अर्नेस्ट कहते कि ऑफ कोर्स, अगर तुम नहीं भी कहते हम तब भी इसका ख्याल रखते। उसके बाद वो जल्दी से वहां से चला जाता है, बस उन्हें टेक केयर करने के लिए कहता है और जंप करता और वहां से भाग जाता है। अब वो वहां से जाता है और लायला थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है कि यार वो सच में चला गया है। और अर्नेस्ट उससे कहता है कि अरे वो ठीक रहेगा, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो देखने में भी काफी स्ट्रांग लग रहा था। लेकिन उसके बाद डेन को कुछ महसूस होता है और वो अर्नेस्ट को कहता है कि क्या तुम लायला को कंफर्ट कर सकते हो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो कहता है कि मैंने अपने रूम में कुछ छोड़ दिया था, मुझे वो वापस लेने के लिए जाना है। अब अर्नेस्ट को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं लायला के साथ रहता हूँ, उससे बात करता हूँ। वो लायला से बात करता है और उसी टाइम पर उसका भाई कहीं भागते हुए जा रहा था क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि ये साले मानते नहीं है, ये मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गए, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये पूरे एक एम्पायर को क्रॉस करने के बाद मुझे यहाँ तक पीछा करेंगे। थैंकफुली उन्होंने ये नोटिस नहीं किया था कि मैं टर्मियन डची में गया था, वो यहाँ घूम रहे होंगे और उन्हें शायद पता चल गया होगा कि मैं यहीं कहीं मेंशन के आसपास हूँ। अच्छी बात यह है कि मैं टाइम से वहां से भाग गया। अब वो एक गली से दूसरी गली जंप करते और भागते हुए जाता, और उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि जब मैं ड्रैनिक एम्पायर से आ रहा था मैंने मेक श्योर किया था कि मैं कोई भी गलती ना करूं, कोई भी ट्रेस ना छोड़ूं, लेकिन मैं इस तरीके से कितनी दूर तक भाग पाऊंगा। मुझे अपनी मदर का कर्ज तोड़ना ही होगा, मुझे उन्हें ठीक करना ही होगा, लेकिन अगर ये मेरे पीछे आते रहेंगे तो मैं कैसे करूंगा। और अचानक से जहां वो भाग रहा था वो रास्ता बंद हो जाता है और बहुत सारे असैसिन उसके पीछे आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने काफी लंबी ट्रेल छोड़ी थी, तुम अपने आप को जितना खास समझते हो तुम उतने खास हो नहीं। और दो ऊपर से दो नीचे दो साइड से हर तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं और वो कहता है कि शायद यही मेरा अंत है, शायद मैं अपनी मदर को कभी ठीक होते हुए देख ही नहीं पाऊंगा। और वो अपना बैग नीचे पटकता है और उन सब की तरफ देखता है और वो गिनता है कि यहाँ पर कम से कम 10 असैसिन आए हैं, वो भी स्किल्ड असैसिन, सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए। वो अपनी तलवार निकालता है और सोचता है कि अगर मैं लकी हुआ तो मैं 2-3 को तो अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगा। वो अपने दांत टाइट करता है और अपनी बहन को सॉरी बोलता है कि लगता है कि मेरा रास्ता यहीं तक था और मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा। वहां पर असैसिन का लीडर चिल्लाता ही खत्म कर दो इसे। वो सारे के सारे असैसिन जंप करते उसे मारने के लिए और उसका भाई रिग्रेट कर रहा होता है कि मुझे पता था कि ऐसा कभी ना कभी होगा, मुझे फादर से शायद पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। और वो बस ये सोच ही रहा था कि आज तो मैं मरा। तभी वहां पर एक लाइट आती है और उन 2 असैसिन्स को नीचे गिरा कर बेहोश करके चली जाती है और वो सोचते कि ये क्या थी। और दूसरा सबॉर्डिनेट कहता है कैप्टन ये मैनाबुलेट थी। और असैसिन का कैप्टन सोचता है कि इसे कौन मदद करने के लिए यहाँ पर आया है, ये तो हमेशा अकेला नहीं रहता था और हमारे ट्रैप्स को तोड़कर यहाँ तक कौन आ सकता है। हम जब भी आगे आते हैं हम ट्रैप्स बिछा कर आते हैं। अब उस कैप्टन और उसके सबॉर्डिनेट जो कि मोस्ट स्किल्ड असैसिन थे उन 10 में से, डेन उनके पीछे खड़ा होता और कहता है कि यार असैसिन्स को इतना स्लॉपी तो नहीं होना चाहिए, तुम इतनी बेकार तरीके से ट्रैप सेट करके आए थे कि एक बच्चा भी उन्हें क्लियर कर लेगा। अब डेन उनके पीछे खड़ा होता और कहता है कि क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो। वो पीछे मुड़कर देखते कि ये कौन है और डेन कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। और उसके बाद कट टू हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर डेन और लायला का भाई मिलकर सारे के सारे 10 असैसिन्स को खत्म कर देते हैं। और उसका भाई कह रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से तुम यहाँ पर आ जाओगे। और डेन कहता है कि मुझे वहां पर कुछ तो गलत लग रहा था, मुझे पता चल गया था कि कोई तो तुम्हें फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद वो दोनों बात करते और सोचते हैं कि पहले इन्हें ठिकाने लगाते हैं वरना रूमर्स फैलने लग जाएंगे। और उसका भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल अभी यही करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि ये मानना मुश्किल है कि तुम सिर्फ और सिर्फ 14 साल के हो। जब ये यहाँ पर आए थे तो इन्होंने कुछ ट्रैप्स भी बिछाए होंगे, तुम उन्हें कैसे क्रॉस कर पाए। और डेन बताता है कि मेरी मदर ने मुझे
मुझे सिखाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि ट्रैप्स को डिसआर्म कैसे करते हैं, इन्फिल्ट्रेट कैसे करते, और वो कहते हैं कि ओ हाँ, तुम्हारी मदर भी तो एक असैसिन थी और वो भी हमारे एम्पायर की बेस्ट असैसिन। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं फॉर श्योर यहाँ पर मारा जाता। और ये वही असैसिन थे जिन्होंने मुझे एंडलेसली टॉर्मेंट किया था। यार मैं जहां भी जाता रही थोड़े दिनों बाद वहां पर आ ही जाते थे। चलो फाइनली मुझे इनसे छुटकारा तो मिला। और उसके बाद उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि लायला के सच में कमाल के दोस्त है। और डेन कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं था। लेकिन उसका भाई कहता है कि अरे नहीं भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें पता नहीं है कि जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है तब से मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बार बार मुझे कैसे ढूंढ लेते हैं। और डेन मनी मैन सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अपनी आई साइट एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि वो ट्रैकर कहां पर है, क्योंकि असैसिन्स नॉर्मली यही करते हैं कि वो एक बहुत ही छोटा सा मैना ट्रैकर वहां पर लगा देते हैं, जो कि दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन स्ट्रांग होता है। उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है और उसके पैर के पास उसे वो महसूस होता है और वो कहता है कि वो रहा। और उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो बार बार तुम्हें पीछा कैसे कर रहे थे, तुम्हें कैसे ढूंढ रहे थे, अपने जूते के नीचे चेक करो। वो कहता है कि जूते के नीचे क्या मतलब है तुम्हारा? और डेन कहता है कि वहां पर एक मैना रिसीवर होगा। वो अपने जूते के नीचे देखता है और कहते कि अरे हाँ। और डेन बताता है कि ये वो चीज है जो असैसिन्स नॉर्मली यूज करती है। बहुत ही छोटी सी चिप होती है लेकिन इसकी ट्रैकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और ये तुम पर शायद तब अटैच की गई थी जब तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे या फिर करने से पहले। उसका भाई पूछता है कि तुमने इसे नोटिस कैसे किया? मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। डेन उसे कहता है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी से जल्दी से जल्दी निकालते हैं। और डेन उसे बताता है कि अब इसे निकालने के बाद तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। और वो सोचता है कि बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब से मुझे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, कहीं दोबारा से वो इस मैना ट्रैकिंग को मेरी बॉडी पर अटैच ना कर दे। और उसके बाद डीन सोच रहा होता है और उसका भाई अपने जूते से उसे निकाल रहा होता है। और डीन उससे पूछता है कि तुम अकेले ट्रैवल क्यों करते हो जबकि ये इतना ज्यादा खतरनाक है? और क्या ये बेटर नहीं होता कि क्या एक बार तुम ड्यूक से मिल लेते, यानी अपने फादर से मिल लेते? तुम अपने बड़े भाई को ये सब कुछ बता सकते थे और उससे हेल्प मांग सकते थे। लेकिन अचानक से वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता और थोड़ा सा उदास हो जाता है। और वो कहता है कि शायद फादर को लगता है कि मैं पैथेटिक हूँ, एक लूजर हूँ। वो चाहते हैं कि मैं हेड ऑफ फैमिली बन जाऊं, लेकिन मैं बस ऐसे ही घूमने के बाद चला गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होते ही। तो वो शायद मुझे इस लायक समझते ही ना हो कि वो मेरी बात को सीरियसली ले। और मेरा भाई तो उससे भी कम एम्बिशन के साथ यहाँ पर आया था और किसी रिमोट ईस्टर्न रीजन में बिजी है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तो आखिरकार मैं उससे क्या ही मदद मांग सकता हूँ। और अभी तक मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अकेले रह कर ट्रैवल करना और ये सब कुछ करना ज्यादा आसान है लोगों को मनाने से। मैं अपनी मदर को ठीक करने के लिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करूंगा और अपनी मदर को ठीक करने के बाद अपनी फैमिली को गलत प्रूव कर दूंगा कि मैं कोई नालायक नहीं हूँ और जो मैं वो कर रहा था वो बिल्कुल सही फैसला था। इसीलिए मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता। अब डेन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस फैसले को इज्जत करता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब मैंने ट्रैकर को निकाल दिया है और अब मैं तुम्हारे कर्ज में हूँ। मैं जरूर तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना है। और डेन कहता है कि हाँ, अगर तुम यही सही सोचते हो तो क्यों नहीं, लेकिन हाँ, ये मेरा कम्युनिकेशन कोड है। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो भी मुझे कांटेक्ट करना। ये मत सोचना कि हम बच्चे हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा क्लब सच में कमाल का है। और हाँ, अपनी डेट रीपे करने के लिए, अपना एहसान उतारने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, तो मेक श्योर करना कि तुम मरो ना। अब वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते और जाते वक्त वो कहता है कि मेरी बहन का ख्याल रखना। और डेन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ होगा तो वो बहुत उदास हो जाएगी। अब वो वहां से जाता है और डेन उसे जाते वक्त देखकर सोचता है कि हमें आज की सीक्रेट्स को या आज की इवेंट्स को सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात लायला को पता चलेगी तो बहुत टेंशन लेगी। अब डेन भी अपने रूम में वापस चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेन और अर्नेस्ट दोनों लायला से पूछते कि तुम्हारी मदर कैसे, और वो कहती है कि वो दवाई सच में काम कर रही है, आज उन्होंने खाना भी खाया। और वो दोनों कहते कि सच में बहुत ही अच्छी बात है। लायला ये भी बताती कि फादर भी बहुत ज्यादा खुश थे। वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो भी क्यूरियस थे कि मेरा भाई कहाँ पर और ये दवाई किसने दी है। और डेन उससे पूछता क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? और वो कहती कि नहीं, मैंने बस ये बताया था कि भाई आया था और वो ये दवाइयां छोड़कर गया है, उसके अलावा मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। और उसे याद दिलाती है कि आज हमारी लिस्ट में कुछ और भी इम्पोर्टेंट काम है। और डेन कहते हैं इम्पोर्टेंट काम? और वो कहती कि हमें चलना चाहिए टर्मियन फोर्ज तक, तुम्हें वहां पर जाकर तलवार बनवानी थी, क्या भूल गए? उसके बाद में दिखाया जाता
बताता है कि हाउस टर्मियन के अंडर एक फौज आती है जहां पर दुनिया के या फिर इस कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन हथियार बनते हैं। और लायला बताती है कि ये फौज इतनी बड़ी है कि एक स्मॉल टाउन की तरह लगती है। और लायला कहती है कि ये जगह इतनी बड़ी बन चुकी थी या इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके आसपास घर और चीजें बनाई गई थी जिससे छोटे से गांव जैसा लगने लगा। लेकिन इसके बावजूद वहां पर कुछ ही ब्लैकस्मिथ्स काम करते हैं। अब क्योंकि इस पूरे छोटे शहर को या फिर उन फोर्ज को कुछ ही लिमिटेड ब्लैकस्मिथ्स चलाते तो यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहती है, तो बिना एक टोकन के तुम अंदर भी नहीं जा सकते। और अर्नेस्ट पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम अंदर जा सकती हो? और वो कहती है कि मैं एक टर्मियन फैमिली की एक मेंबर हूं, लेकिन मैं भी बिना टोकन के अंदर नहीं जा सकती। मैं तभी अंदर जा सकती हूँ जब मेरे साथ फादर हूँ, या ऑब्वियसली मैं फादर के साथ आई हूँ। और डेन कहते हैं कि अरे ये मत कहो कि मुझे वहां पर अकेले जाना पड़ेगा। और लायला कहते हैं कि हाँ तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। और डेन कहते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। और अर्नेस्ट कहते हैं कि यार भाई तुझे ये मौका मिला है, अच्छे से घूम कर आई हो, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। और लायला कहती है कि वहां पर जाकर कोई बढ़िया सा वेपन बनाना। अडेन कहता है कि अब इस चीज को हेल्प नहीं किया जा सकता, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी जाकर अभी आता हूँ। अब डेन अंदर जाता हो, अपने आसपास देखता और वो देखता कि भाई यहाँ तो चीजों को स्केल करने की इक्विपमेंट इतनी बड़ी है। फिर वो सोचता है कि यार मुझे किस तरह का हथियार बनवाना चाहिए। अब वहां पर वो देखता है कि सारे इक्विपमेंट इतने बड़े बड़े, और अचानक से वो पूरी धरती हिलने लग जाती है। और वो सोचता है कि ये क्या है, क्या भूकंप आ रहा है? और फिर वो सामने देखता है कि नहीं, ये तो फुट स्टेप्स हैं। और वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी आता है, इतना बड़ा कि उसके सामने डेन बिल्कुल एक चींटी जैसा लग रहा था। और वो वहां पर आकर कहता है कि अच्छा तो तुम वो हो जिसे फोर्ज का टोकन मिला था, और ये ब्लैक स्मिथ वॉलबक है। ब्लैक स्मिथ वॉलबक कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्योंकि टर्मियन ऐसे ही किसी को भी ये टोकन नहीं देता। और उस टाइम पर डेन सोच रहा होता है कि यार ये ड्यूक टर्मियन को भी ऐसे ही एड्रेस करता है, क्योंकि उन्हें नोबिलिटी की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है। और उसके बाद वॉलबक सीधा उसे कहता है कि मेरी एक बात याद रखना, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारी नोबिलिटी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती है, तुम्हारी कोई भी पोस्ट हो सकती है, यहाँ पर तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो। इस फोर्ज के अंदर या तो तुम एक ब्लैक स्मिथ हो या फिर तुम एक ब्लैक स्मिथ नहीं हो, सिवाय टर्मियन को छोड़कर। उसके अलावा सब लोग यहाँ पर एक बराबर होते हैं। अगर तुम टर्मियन फैमिली से भी हो तब भी तुम्हें क्वालिफाइड होना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। और डेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक ऐसी स्किल लेवल जहां पर तुम्हें रॉयल्टी का भी डर नहीं रहता है, ये एक सच में इनक्रेडिबल क्राफ्टमैन होगा। उसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि अंदर और क्या क्या है। और जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं वहां का एरिया और बड़ा होता रहता है। और वो बताता है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे साइज को मैच करने के लिए बनाई गई थी। मैं एक हाफ डॉर्फ और हाफ ह्यूमन का बच्चा हूँ, इसीलिए मैं इतना ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। तो हाँ, इसीलिए मेरी अपीयरेंस के बारे में कुछ भी ऑफेंसिव कहने की सोचना भी मत। और रेमंड पीछे से कहता है कि ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। और उसके मन में चलता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने इसके अपीयरेंस के बारे में बहुत कुछ कहा होगा, इसीलिए ये इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव है। उसे कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाद कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास टोकन है और उस टोकन को यहाँ पर लेकर आने का तुम्हारा कोई तो पर्पस होगा, तो मुझे बताओ तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए। और रेमंड कहता है कि एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन होगा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा केयरफुली से प्लान कर रहा हूँ। और वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहां तक मैंने तुम्हें देखा है मेरे लिए चीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि तुम्हें किस चीज या किस तरह के हथियार की जरूरत है। और रेमंड उससे पूछता है कि तो आपको क्या लगता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। और वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि मैं मेटल को स्मेल कर सकता हूँ और उससे मैं ये बता सकता हूँ कि एक इंसान के लिए सही हथियार कौन सा होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि एक वेपन को फोर्ज कैसे किया गया था, उसकी शेप क्या होगी, बस और बस स्मेल से। और तुम में से गुड स्पीयर और गुड डैगर की स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तो तुम्हें डैगर और स्पीयर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास पहले से होंगे। और जो कि बात सच है, क्योंकि डेन के पास अपने फादर का स्पीयर है और उसकी मदर ने उसे जो डैगर दिया था वो भी उसके पास है। और डेन इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है कि आप बस स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सच में इनक्रेडिबल है और काफी एक्यूरेट भी है, मेरे पास वो दोनों हथियार पहले से हैं। उसके बाद वो डेन को अपनी पर्सनल वर्कशॉप में बुलाता और वहां पर टेबल इतनी लंबी होती है कि डेन वहां पर ढंग से देख भी नहीं पाता है। और उससे पूछता है कि अब जो तुम्हारे पास स्पीयर और डैगर है तो क्यों ना तुम्हारे लिए एक तलवार बनाई जाए। और डेन कहता है कि एक स्वॉर्ड। और ब्लैकस्मिथ कहता है कि हाँ ये वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स में से आता है जिसे हर चीज में यूज किया जा सकता है। और डेन कहता है कि हाँ मेरी बेसिक्स कॉम्बैट में मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हथियार यही है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। वेल मुझे नहीं लगता, लेकिन
मेरे फादर प्रोबेबली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने टर्मियन के टोकन का यूज़ किया है एक स्वॉर्ड को फॉर्ज करवाने के लिए। ओडेन कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बड़ा हो रहा हूं, तो अगर अभी मैं एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनवा लेता हूं तो मैं उसे अभी यूज नहीं करवा पाऊंगा, और अपने साइज की बनवाता हूं तो बड़े होने के बाद यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ब्लैक स्मिथ कहता है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही आसानी से एक ऐसी स्वॉर्ड बना सकता हूं जो कि तुम्हारे साथ साथ ग्रो होगी, और यही एक ट्रू क्राफ्टमैन करता है। और फिर डेन सोचने लग जाता है कि ये एक तलवार, ये वही कॉमन वेपन है जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में यूज किया था, और अगर ये ढंग से बनाता है तो शायद ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं एक स्वॉर्ड ही बनवाऊंगा। और वो कहता है कि बहुत ही समझदारी वाली चॉइस ली है, मुझे पता ही था कि तुम यही कहोगे जब मैंने तुम्हें देखा था, और तुम्हारे बिल्ड के हिसाब से, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं परफेक्ट डिजाइन सोच चुका हूँ। और डीन कहता है कि बहुत बढ़िया, इससे चीजें स्पीड अप हो जाएंगी। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम अपने हिसाब से अपना मनपसंद मटेरियल चूज कर सकते हो। और डीन ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि तो कौन से मटेरियल है। और वो कहता है कि ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। वो कहता है कि मुझे फॉलो करो। उसे एक दीवार पर लेकर जाता है जहां पर बहुत सारी शेल्फ थी और बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स थे। और डीन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि ये सारे के सारे मटेरियल्स इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। और वो कहता है कि हाँ, इस दीवार पर तुम हर एक मिनरल को देख सकते हो जो कि इस दुनिया में प्रेजेंट है। और उससे पहले परमिशन लेता है, क्या मैं हर एक मेटल को देख सकता हूँ? और वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। डेन जाकर हर एक मेटल को चेक करने लगता है कि ये एक्सट्रीमली रेयर है। और वो ब्लैक स्मिथ सोचता है कि इस बच्चे की आंखें काफी अच्छी हैं, इसे काफी परख है। और डेन उन सारे मटेरियल्स को देखता है और उसे वो बहुत ही कमाल के लगते हैं। वो सिर्फ रेयर मिनरल्स नहीं थे, वो ऐसी चीजें थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और उसे बहुत सारे मटेरियल्स फैसिनेटिंग लग रहे थे। वो एक मटेरियल को हाथ लगाता है, वो टेराग्रैंग था, और वो ब्लैक स्मिथ बताता है कि लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये आर्मर के लिए ज्यादा सूटेड होता है, ना कि स्वॉर्ड के लिए। फिर डेन एक और पर हाथ रखता है और कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। और वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि उसे हाथ मत लगाना, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तुम्हें न्यूट्रलाइजिंग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है इसे हैंडल करने के लिए। और डेन मनी मन सोचता है कि ये बहुत ही डेंजरस स्टफ है, मैं इसे यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद डेन की नजर पड़ती है एक और पत्थर पर जो कि बिल्कुल अलग रखा हुआ था। डेन उसके पास जाता है और कहता है कि इसका नाम क्या है। और वो कहता है कि इसका नाम आर्केनियम है। और डेन हैरान हो जाता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? आर्केनियम, एंशिएंट किंगडम आर्केना का एक इकलौता मटेरियल जो कि बहुत पहले गायब हो चुका था। और वो कहते हैं कि हाँ, इसे आर्केनिया किंगडम के रूइन से निकाला गया था, वहां से एक्सकवेट किया गया था। ये बहुत 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 ज्यादा रेयर है। बहुत कम रूइंस ऐसे बचे हैं जहां पर लोग जा सकते हैं, और उससे भी कम ये मटेरियल होता है। लेकिन इस मेटल को ढूंढने के अलावा किसी ने भी आज तक ये डिस्कवर नहीं किया है कि इसका पर्पस क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसे मेल्ट कैसे करते, इसे यूज कैसे करते हैं। और डेन पूछता है कि लेकिन आखिरकार क्यों नहीं? और वो ब्लैक स्मिथ कहते हैं क्योंकि इसे पिघलाया नहीं जा सकता, इसे एनालाइज नहीं किया जा सकता। करंट टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी ना तो इसे मेल्ट कर पाता, ना ही एग्जामिन कर पाता है, तो इसीलिए बस इसे कलेक्टर आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है। और डेन वहां पर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि यार ये बस और बस एक पेपर वेट की तरह है, इसे हम यूज ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा। उसके बाद ब्लैक स्मिथ कहता है उसके आगे एक और पत्थर रखा है, तुम उसे देख सकते हो, उसका नाम आर्टम है। हैवरॉक माउंटेन्स के बिल्कुल डीप में वो मिलता है। लेकिन डेन अभी भी आर्केनियम को ही देख रहा होता है और उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो सोचता है कि यार ये किस तरह की फीलिंग है, जैसे पत्थर मुझे बुला रहा है, जैसे मेरे कान में कुछ विस्पर कर रहा है। और फिर डेन को रियलाइज होता है कि मेरे एंशिएंट मैना के साथ रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, और अचानक से वो ब्राउन पत्थर ब्लू कलर से ग्लो होने लग जाता है, उसके आसपास मैना फ्लोट करता है। और ये चीज देखकर ब्लैक स्मिथ भी हैरान रह जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और अचानक से उसे चिंता होने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो भागकर वहां पर आता है कि बच्चे यहाँ पर अभी भी क्या हुआ था कि आर्केनियम इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और डेन कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बस इसकी तरफ देख रहा था। लेकिन फिर डेन पूछते क्या इसका मतलब ये नहीं है कि इसे फोर्ज किया जा सकता अगर ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो? और ये देखकर ब्लैक स्मिथ के पसीने छूट जाते क्योंकि उसने आज से पहले आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। दुनिया में ना जाने कितने ही ब्लैक स्मिथ होंगे, लेकिन कोई भी इस चीज को क्रैक नहीं कर पाया है। और तब वो कहता है कि हाँ, मैं डेफिनेटली इसे मेल्ट कर सकता हूँ, ये पहले पॉसिबल नहीं था लेकिन अब कुछ तो हुआ है जिससे मैं कर सकता हूँ। और इस स्टेट में शायद इसे फोर्ज करना फाइनली पॉसिबल हो पाएगा, मेरा लाइफ
लाइफ लॉन्ग ड्रीम पूरा हो जाएगा, आज तक इसे कोई नहीं कर पाया, मैं पहला ब्लैकस्मिथ बनूंगा जो इसे यूज कर पाएगा। और डीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं वो पहला इंसान बनूंगा जो कि आर्केनियम का एक हथियार लेकर यूज करेगा। और उस टाइम पर ब्लैकस्मिथ सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरह का इंसान है। और ब्लैकस्मिथ उससे पूछता है कि तुम्हें एक स्वॉर्ड बनवानी थी ना, और डेन कहता है कि हाँ बनवानी तो थी, और वो कहता है कि अभी अभी काम शुरू करते हैं। वो उस पर बार बार हथौड़े मारता है, लेकिन उस आर्केनियम मेटल को कुछ नहीं होता है। उन्हें पहले लग रहा था कि वो इसे मेल्ट करके या फिर फोर्ज कर पाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो चाहे कितना भी उस पर दम लगा ले, वो मेल्ट या फिर ब्रेक नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली जो चीज उसे मेल्ट करती है वो और कुछ नहीं, कार्नेस की ब्रिलियंट फ्लेम्स थी। वो एक बार अपनी फ्लेम से उस पर अटैक करता है और वो मेल्ट हो जाता है। और ये सारी बातें वो अपने दोनों दोस्तों को बता रहा होता है कि आखिरकार वहां पर क्या क्या हुआ था और कितना कमाल का एडवेंचर था। और लैला पूछती कि तो बताओ तो फाइनली तुमने क्या डिसाइड किया, तुम क्या करोगे। और डेन कहता है कि मैंने एक स्वॉर्ड बनवाने के लिए ही कहा है, और तो और उसने कार्नेस के फ्लेम्स को एक आर्टिफैक्ट में कैप्चर कर लिया है, जिससे वो बार बार उसे मेल्ट कर सकता है और कार्नेस की फ्लेम्स को बार बार यूज भी कर सकता है, जो कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में उस ब्लैकस्मिथ की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और लायला कहती है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें बहुत ही कमाल का फेमिलियर दिया था, उसी की वजह से तुम्हारे बहुत सारे फायदे हुए हैं, तुमने दोबारा से कार्नेस की हेल्प ली है। और अब वो तीनों डिस्कस कर रहे होते कि आर्केनियम से बनी हुई तलवार कितनी कमाल की होगी, वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग होगी, ब्यूटीफुल होगी। और ये सच में कमाल की बात है कि तुम पहले ऐसे इंसान बनोगे जिसके पास आर्केनियम से बनी हुई कोई भी चीज होगी। उसके बाद वो कहता है कि अरे ठीक है, अभी के लिए हम दोबारा से वापस जाते हैं क्योंकि हमें अकेडमी भी जाना है। लेकिन उससे पहले लायला कहते हैं कि हम लंच करेंगे, और बाकी दोनों कहते हैं कि ऑफ कोर्स। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अकेडमी पहुंच चुके हैं और फाइनली स्टार्टिंग हो चुकी है मॉन्स्टर सप्रेशन कंपटीशन की। यहाँ पर अकेडमी के सिर्फ और सिर्फ बेस्ट टैलेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, और ये होस्ट कराया जाता है खुद इंपीरियल फैमिली से। और इसमें हर एक डिपार्टमेंट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और इसे कमांड कराएंगे या फिर जो इसको कोऑर्डिनेट करेंगे वो होंगे इंपीरियल फोर्थ नाइट ऑर्डर। और ये वही है जो कि ऑलमोस्ट डेन को खत्म करने वाला था, जो कि थर्ड प्रिंस के साथ रहता है। और इस साल ये कहा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया क्योंकि रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े होंगे। और डेन और उसका ग्रुप खड़ा होकर सोच रहा होता है, डेन सोचता है कि मॉन्स्टर सप्रेशन, और अर्नेस्ट कहता है कि पूरी अकेडमी इसी के बारे में बात कर रही है। और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि सब लोग इंपीरियल फैमिली के सामने स्टैंड आउट करना चाहते, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी चीज इंपीरियल इवेंट है। और उसके बाद लायला कहती है वेट एक सेकंड, फोर्थ नाइट ऑर्डर के वही इंसान नहीं है जो कि थर्ड प्रिंस के साथ आया था। और डीन कहते कि हाँ, क्या कोइंसिडेंस है। और पसिला कहती है ये वही है ना सर डेल्फिनो जिसके बारे में तुम तीनों ने बताया था। और लायला कहती है अरे हाँ, तुम वहां पर नहीं थी ना, ये वही इंसान है। और पसिला कहती है कि हाँ हाँ, तुमने बहुत ब्रैग किया था कि वहां पर ये हुआ था, वो हुआ था, तुम थर्ड प्रिंस से मिले थे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर बोर्ड के सामने खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे क्या सप्रेशन लोकेशन अनाउंस कर दी गई है कि सारे स्टूडेंट को कहां पर पार्टिसिपेट करना है। और कोई कहता है कि मैंने होली डिपार्टमेंट के अपने क्लासमेट से पूछा था, उन्होंने कहा था कैपिटल के पास में एक रूइन है, वहां पर ये पूरा कॉम्पिटिशन होगा। और रूइन का नाम सुनते ही अर्नेस्ट बहुत ज्यादा हाइप अप हो जाता है कि भाई मैं तो वहां पर जरूर जाऊंगा। और डेन कहता है कि हाँ तू तो जाएगा ही, जैसे ही तू रूइन का नाम सुनता है या किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट का नाम सुनता है तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अर्नेस्ट बताता है कि हाँ, एक जगह पर एक्सकवेशन हो रही थी और किसी रीजन से उसे रोक दिया गया था, और उसके बाद वहां पर मॉन्स्टर्स सेटल हो गए थे। पसिला कहती है कि होली डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली वहां पर मोबिलाइज किया ही जाएगा, तो मुझे तो वहां पर जाना ही होगा, क्योंकि वहां पर अगर कोई जख्मी होता है तो हमें उन्हें ट्रीट करना होगा। उसके बाद लायला पूछती है कि डेन तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। और डेन सोचने लग जाता है यार पता नहीं। फिर वो सोचता है यार पसिला को जाना है, अर्नेस्ट जरूर वहां पर जाएगा। उसके वो लायला से पूछता है क्या तुम्हें भी बेनिफिट नहीं होगा कि अगर तुम रियल मॉन्स्टर से फाइट करती हो, क्योंकि रियल कॉम्बैट से बेटर कुछ नहीं होता अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो। फिर वो कहते हैं क्यों ना सा हम सब एक साथ अप्लाई करें, और लायला कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और अर्नेस्ट ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उनका पूरा क्लब इस एडवेंचर को ज्वाइन करने वाला है, इसमें बहुत मजा आएगा। और डेन उसे कहता है कि एक सेकंड अर्नेस्ट, वहां पर तुम अपने गार्ड डाउन बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो अभी वहां पर मॉन्स्टर और खतरनाक हो सकते हैं। और हाँ, सिलेक्शन टेस्ट आसान नहीं होगा। और वो कहते कि अरे हाँ मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो, और वैसे भी तुम तो मेरे साथ हो ही। और इस टाइम पर
पर डेन मन में सोच रहा होता है कि अर्नेस्ट दिखने में बहुत ज्यादा वीक लगता है, लेकिन इसकी जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो रूइंस में बहुत ही कमाल की हैं और इसे डेफिनेटली एक चांस तो जरूर मिलेगा। उसके बाद वो कहता है तो आज से स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करते हैं जिससे हम सारे के सारे एक साथ इस चीज को ज्वाइन कर सके और क्लास के बाद मिलते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद मॉन्स्टर सप्रेशन स्क्वाड सिलेक्शन एग्जाम शुरू हो जाता है। ये एक एनुअल मॉन्स्टर सप्रेशन इवेंट है जो कि अकेडमी के बिगेस्ट इवेंट्स में से एक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि वो इंपीरियल नाइट ऑर्डर और नोबल्स को अपने स्किल दिखाकर इंप्रेस कर पाएंगे और प्रोफेसर को एक चांस मिलता है ये देखने के लिए कि उनके स्टूडेंट्स ने कितना ज्यादा इंप्रूव किया और वो कितना ग्रो कर पाए हैं। अब यहाँ पर जो फोर्थ नाइट कमांडर होता कहता है योर हाईनेस सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है और उसके बाद वो कहता है कि बहुत बढ़िया बात है, अब शुरू करते हैं। वहां पर सायरन बजता और अब से सिलेक्शन स्क्वाड एग्जाम शुरू हो जाता है। वहां पर सारे स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड होते, एक के बाद एक मैच होते हैं, स्वॉर्ड्समैन एक दूसरे से लड़ते हैं, मैजिक डिपार्टमेंट एक दूसरे से फाइट करते हैं, स्पीयर्समैन, स्वॉर्ड्समैन, समनिंग डिपार्टमेंट, हर किसी के इंडिविजुअल मैचेस होते हैं जहां पर एक के बाद एक को हराने के बाद आगे बढ़ते और फाइनली जो सिलेक्ट होते हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवा पाएंगे। और उसके बाद एक मीटिंग होती है जहां पर सारे नोबल्स बैठे होते और थर्ड प्रिंस होता है और वहां पर बात चल रही होती कि डीन सोग्रेस पक्का स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट में होगा और दूसरा इंसान कहते हैं अरे हो ही नहीं सकता, उसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट के साथ वो मैजिकल टैलेंट है, वो मैजिकल डिवीजन में ही होगा। उसके बाद कोई इंसान कहता है कि अरे नहीं नहीं वो समनिंग डिपार्टमेंट में होगा, वो कमाल का, तुम्हें पता भी वो कितना टैलेंटेड है। कोई दूसरा कहता है कि क्या तुमने उसकी कभी स्पीयर्समैनशिप देखी है, उसे एक स्पीयर दो और वो सबको हरा कर रख देगा। और थर्ड प्रिंस सोचता है कि अगर ये आर्गुमेंट ऐसी ही चलती रही तो ये डिस्कशन कभी नहीं खत्म होगी और उसके बाद वो कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, तुम सबको इतना फियर्सली आर्ग्यू करते हुए देखकर ये बात तो क्लियर है कि डेन सोग्रेस एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। क्यों मैंने सही कहा ना सर ऑनेट? और वो कहता है कि हाँ योर हाइनेस आपने बिल्कुल सही कहा। आज तक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 डिवीजन के लिए टेस्ट दिया है लेकिन कोई भी उसे क्लियर नहीं कर पाया है, लेकिन डेन सोग्रेस एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसने 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पर टेस्ट दिए थे और वो हर एक में नंबर 1 था। और थर्ड प्रिंस मनीमन कहता है कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ डेन वो आउटस्टैंडिंग है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। और वो सोचता है और सबको कहता है कि अगर मैं खुद से उसे एक डिपार्टमेंट में रख देता हूं तब भी आर्गुमेंट खत्म नहीं होगा, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब सब लोग पूछने लग जाते हैं क्या सॉल्यूशन है और वो कहता है कि उसे एक डिपार्टमेंट में ना रखकर उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज को यूज करने का प्रॉपर तरीका ये है कि उसे डायरेक्टली मेरी पर्सनल यूनिट में ज्वाइन करवा दिया जाए। और उसके कुछ दिन बाद सप्रेशन फोर्स वहां से जाने की तैयारी कर रही होती है जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा टेंस होते हैं कि हम वहां पर 2 दिन तक रहेंगे, मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे। ये दोनों चीज है, हम अपने एम्पायर को सिक्योर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की स्किल को टेस्ट भी कर रहे हैं। और वहां पर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते कि होपफुली इस टाइम पर कोई मारा नहीं जाएगा। मतलब पहले ऐसे टेस्ट हुए और जहां पर कुछ स्टूडेंट्स मारे भी गए हैं। और एक लड़की बताती है कुछ फैमिलीज ने कंप्लीटली बैन कर दिया था कि उनके घर से कोई भी स्टूडेंट इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता, अगर तुम मॉन्स्टर के सामने मर जाओ तो वो सारा टैलेंट वेस्ट चला जाता है। और सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा टेंस थे और पसीला उन सबको कहती है कि अपना ध्यान रखना, वहां पर हर्ट मत होना क्योंकि हीलिंग डिवीजन भी हर जगह नहीं पहुंच पाता है। और डीन भी थोड़ा चिंता में था क्योंकि वो सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो वो वहां पर जाकर पर्सनली किसी को बचा नहीं पाएगा या सबको नहीं बचा पाएगा, तो सबको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। लेकिन उसके बाद पसीला कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर नाइट्स होंगे जो कि अकेडमी स्टूडेंट्स को अच्छे से बचाएंगे। हाँ ये बात सच है कि कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है जो सुनकर अर्नेस्ट और लायला की थोड़ी सी हवा टाइट हो जाती है कि ये बात बोलनी जरूरी नहीं थी, अगर तुम ये बात नहीं भी बोलती तो भी काम चल जाता। और डेन उन सबको एक आखिरी एडवाइस देता है कि बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले किसी खतरे में जाने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई भी ऐसा खतरा दिखे जिसे तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो भाग जाना, हम रीग्रुप करके बाद में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर वहां से जिंदा आना जरूरी है। और वो तीनों ही खुश होकर कहते हैं कि ठीक है समझ गए। और अब यहाँ से ये डेंजरस एडवेंचर शुरू हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये पहली बार होगा जब डेन अपने दोस्तों के साथ नहीं होगा उन्हें बचाने के लिए। क्या यहाँ पर कुछ हो सकता है?